कल हमने यूएस से हिस्ट्री शुरू की थी और 1854 1856 तक इब्राहिम लिंकन का दौर, बल्कि 1865 तक इब्राहिम लिंकन का जो दौर था वहां तक हमने जो इवेंट्स थे यूएसए को लेके, अमेरिका को लेके, वो हमने डिस्कस किए। आज इंशाल्लाह उससे आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि अमेरिका कैसे अजीम बना, कैसे ग्रेट बना, कैसे सुपर पावर बना, कैसे दुनिया को लीड जो कर रहा है, क्यों कर रहा है। बस इंशाल्लाह हम ये पोर्शन करेंगे। तो मैं शुरू कर देता हूँ। हेडिंग दे लें, हिस्ट्री ऑफ यूएसए या यूएसए हिस्ट्री की हेडिंग दे लें बेटा। ये हमारा टॉपिक है आज का जो हमने डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, ये हमारा टॉपिक है जी। लास्ट जो इवेंट हमने डिस्कस किया वो था इब्राहिम लिंकन को हमने डिस्कस किया था कि उसे गोली मार दी गई थी जब वो थिएटर में मूवी देख रहा था, ड्रामा देख रहा था, अमेरिकन क्यूजाइन। वाशिंगटन डीसी की ये बात हो रही है। तो उसे उसके ऑफिस में ही, मतलब वो सर्विस में था, वो प्रेसिडेंट था यूएसए का भी। उस वक्त उसे गोली मारी गई। तो पहला प्रेसिडेंट यूएसए का जिसे असैसिनेट किया गया, जिसे मारा गया, वो इब्राहिम लिंकन ही था। ठीक है, उसके बाद हम जरा देखते हैं यूएसए के कुछ और मामलात। जैसा कि आपको पता है कि अलास्का जो रियासत है अमेरिका की, ये सबसे बड़ी रियासत है। तो ये 1867 में ही रशिया से परचेज किया गया था। इसे रशिया ने इसे बेच दिया था और अमेरिका ने इसे खरीद लिया था। जो अमेरिका की इस वक्त सबसे बड़ी रियासत है वो अलास्का है। ठीक है, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, मैप भी हमने इसका बनाया था। और उसके बाद 1867 को ही आपको पता है वो भी आजाद हो रहा था। ऊपर जो कनाडा है, 1 जुलाई 1867 को कनाडा जो था ये आजाद हुआ। इससे यूके से आजाद हुआ था कनाडा। ये भी इसी के साथ मिला के करेंगे तो याद रह जाएगा। उसके बाद 1876 ग्राहम बेल साहब जो थे, इन्होंने टेलीफोन इन्वेंट कर लिया था। अब अमेरिका इन्वेंशन की तरफ जा रहा है। अब अमेरिका ने अपने आप को स्ट्रांग कर लिया, तो अमेरिका भी इन्वेंशन की तरफ निकल गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुकी है। तो ग्राहम बेल, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन ग्राहम बेल ने जो टेलीफोन इजाद किया था, इसका साल पूछता है, बंदे का नाम पूछेगा फिर साल पूछेगा। 1876 की ये बात। ठीक है, उसके बाद जो मेन इवेंट है वो हमारे पास स्टैचू ऑफ लिबर्टी का है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये बेसिकली एक स्टैचू है जो इस वक्त न्यूयॉर्क में लगा हुआ है। पूछता है किधर नस्ब है, ये न्यूयॉर्क में मौजूद है। ये मोस्ट विजिटेड प्लेस है यूएसए में, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। बेसिकली ये जो उनकी रोमन गॉडेस है उसकी एक स्टैचू है, उसकी एक तस्वीर है बनी हुई। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में पूछता है किसने ये गिफ्ट किया था। ये फ्रांस ने गिफ्ट किया था। और साल पूछता है कौन सा था, ये 1886 की ये बात है। 1886 के अंदर इसे फ्रांस ने गिफ्ट किया यूएसए को।
स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और ये आजकल कहाँ लगा हुआ है? न्यूयॉर्क में लगा हुआ है। ये क्या है जी? एक औरत नुमा रोमन गॉडेस की क्या है जी? तस्वीर है, उसका स्टैचू बना हुआ है, जिसके पाँव के अंदर ब्रोकन चेन है। जिसके पाँव में, याद रखिएगा, फुट में क्या है? ब्रोकन चेन है। कि उन्होंने क्या किया है जी? गुलामी की जो चेन थी उसे तोड़ दिया है, गुलामी को खत्म कर दिया। ब्रोकन चेन है उनके पाँव में। राइट हैंड में क्या है? टॉर्च है। पूछ लेता है कभी कभार, राइट हैंड में क्या है जी? एक टॉर्च है, आजादी की शमा है। ये कहां तक नजर आ रहा है आपको? नजर आना चाहिए। राइट हैंड में क्या है? आजादी की एक शमा है, टॉर्च है, ऐसे उसने पकड़ा हुआ है। और लेफ्ट हैंड में उसके पास क्या है? एक बुकलेट है। देखिएगा, मुझे बताइएगा, वरना मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेफ्ट हैंड में क्या है? एक बुकलेट है। क्या है जी? एक बुकलेट है जिसपे लिखा हुआ है 4 जुलाई 1776, अमेरिका की आजादी का दिन। बुकलेट पे क्या लिखा हुआ है? 4 जुलाई 1776, और वो कौन सी हैंड में है? लेफ्ट हैंड में है। इस तरह से कभी कभी पूछ लेता है, इसके डिटेल भी। कहाँ पे नस्ब है? ये न्यूयॉर्क सिटी में नस्ब है। ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उस स्टैचू का नाम है, फ्रांस ने गिफ्ट किया 1886 में। और उसके राइट हैंड में टॉर्च है, लेफ्ट हैंड में एक बुकलेट है जिसपे लिखा हुआ 4 जुलाई 1776। और उसके पाँव में क्या है? टूटी हुई जंजीर है। पाँव में क्या है? टूटी हुई जंजीर है। ये मैं आपके साथ तस्वीर शेयर करूंगा अगर आप मुझे याद करवाएंगे तो, वरना गूगल से उठा के शेयर कर दीजिएगा। मुझे याद आ जाएगा, मैं आपके साथ, सबके साथ शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। इसे मैं रेज करता हूँ। उसके बाद जो मेन इवेंट है हमारे यूएसए को लेके, वो कौन से हैं जी? उसके बाद स्पेनिश अमेरिकन वार शुरू हो जाएगा। अमेरिका की और स्पेन की जंग शुरू हो जाएगी। स्पेन की और अमेरिका की जंग शुरू हो जाएगी। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, हेडिंग दे लें। अठारह सौ अट्ठानवे की ये बात है, स्पेनिश अमेरिकन वार। तो ये जंग जो था, अमेरिका जीत जाएगा, स्पेन हार जाएगा। और स्पेन जो है ना, अपनी एक रियासत खो देगा और एक जजीरा खो देगा। तो रियासत कौन सी? हवाई। हवाई जो रियासत है, ये 1898 के अंदर अमेरिका ने किससे छीनी? स्पेन से छीनी, स्पेन से। 1898। ये आखिरी रियासत है जो यूएसए का हिस्सा बनी। सवाल बनता है कि लास्ट रियासत, लास्ट स्टेट ज्वाइन यूएसए। ये आखिरी रियासत है जिसने यूएसए को ज्वाइन किया था। 50वीं रियासत थी ये। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने पेट्रोरिका जो आइलैंड था, ये मैंने आपको बताया, ये भी 1898 में ही अमेरिका ने छीना था। मैप में बना के मैंने आपको ये दिखाया था, पेट्रोरिका, बरमुदा ट्रायंगल जहां पे आ रहा था। इस पे भी आजकल यूएसए का कब्जा है, लेकिन ये रियासत नहीं है। अमेरिका की 50 रियासतों में पेट्रोरिका शामिल नहीं है। ये उसकी टेरिटरी जरूर है जिसपे उसने कब्जा किया हुआ है, लेकिन इसे स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया, इसे रियासत नहीं डिक्लेयर किया गया। रियासत हवाई ही है। उसी दौरान एक और इलाका जिसने छीना, किससे? जापान से, और वो था हमारे पास गुआम का इलाका। गुआम का इलाका भी 1898 में ही यूएसए ने छीना, किससे? जापान से। जापान से गुआम, जो आजकल गुआम किसके पास है? अमेरिका के पास है। नेवल बेसेज है, उसकी आर्मी बैठी हुई है। पढ़ेंगे हम गुआम के बारे में आगे चल। तो गुआम जो भी 1898 में ही छीना यूएसए ने, किससे? जापान से। ये 2-3 इलाके जो थे, ये अमेरिका ने और कब्जे किए और अपनी रियासत को मजीद एक्सपेंड किया। इसके बाद पनामा कैनाल की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी इन्होंने, और राइट बिरादरान ने क्या किया? जहाज भी बना लिया। अमेरिकन इन्वेंशन की तरफ जा रहा है। राइट बिरादरान का देख लेते हैं। इसे मैं रेज करता हूं,
राइट बिरादरान का लिख लें, और फिर वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हो जाएगी, फिर वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हो जाएगी। डब्ल्यू नहीं, वर्ल्ड वार फर्स्ट बाद में आ जाएगा, राइट बिरादरान देख लें पहले। दो भाई थे जिन्हें राइट बिरादरान कहा गया। इन्होंने 1903 के अंदर पहली दफा जो एरोप्लेन था इससे बना के उड़ा दिया। जो एरोप्लेन था, जहाज जो था, ये किसने बनाया, कब बनाया? 1903 के अंदर राइट बिरादरान ने बनाया और उड़ा दिया। ये पहली इन्वेंशन थी इतनी जबरदस्त किस्म की जहाज के हवाले से जो आगे चल के इनकलाब बर्पा कर देगी। ठीक है, तो राइट बिरादरान अमेरिकन थे, अमेरिका से इनका ताल्लुक था। और पनामा कैनाल देखें जरा, इन्होंने शुरू की। पनामा कैनाल जो है, ये पुराना इसी आइडिया था 1881 से, इसे जो है ना जी इम्प्लीमेंट इस पे करने के बारे में सोचा जा रहा था। इसमें प्रॉपर जो काम शुरू किया गया वो 1904 से शुरू हुआ, 1903 से 4 से ऑनवर्ड 1914 में ये मुकम्मल हुआ। 4 से 14, 10 साल कह सकते हैं आप इसे। 10-11 साल लगे। दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा था, बना के मैंने आपको ये दिखा दिया हुआ है। पनामा कैनाल, जब मैंने आपको ज्योग्राफी उसका नॉर्थ अमेरिका का मैप पढ़ाया था, 1903 भी कहीं कहीं आएगा तो परेशान नहीं हो जाना, उसने 3-4 दोनों में से कोई एक आ जाए, ठीक कर देना। ठीक हो गया। तो ये पनामा कैनाल के हवाले से था। अमेरिका आगे निकलता जा रहा है। उसके बाद वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हो जाएगी। उसमें हम देखेंगे अमेरिका का रोल और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था उस वक्त कौन सा था। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और फिर ग्रेट डिप्रेशन और फिर वर्ल्ड वार सेकेंड, फिर देखेंगे अमेरिका कैसे अजीम बन रहा है। इसे मैं रेस करता हूँ। स्पीड तेज तो नहीं है आज मेरी, बेटा मुझे बता दें एक बार। आप पिक कर पा रहे हैं आज? क्योंकि मैप तो है नहीं है सच बनाने वाला, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा पोर्शन हम कवर कर ले इसमें। हाँ जी, लिख पा रहे हैं आप साथ साथ? बताएं मुझे। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। 1914 में शुरू हुई और 1918 तक ये चली। वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है हमारे पास 1914 से लेके 1918 तक चलेगी। इसमें पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हमारे पास जो था अलाइड पावर और दूसरी हमारे पास सेंट्रल पावर। पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी, इसीलिए वर्ल्ड वॉर कहा गया है। अब इसके बारे में सवाल आता है, वर्ल्ड वॉर शुरू क्यों हुई? कौन सा इवेंट था जिसने इसे ट्रिगर किया या ये जंग शुरू हुई? तो हुआ ये कि दो मुल्क के नाम लिखे, एक ऑस्ट्रिया, एक मुल्क का नाम ऑस्ट्रिया है, दूसरे का नाम है बुसिनिया। बुसिनिया। तो ऑस्ट्रिया का शहजादा था फर्डिनेंड। फर्डिनेंड लिखे जरा, पूछता है पेपर में। ऑस्ट्रिया का शहजादा था फर्डिनेंड। वो गया हुआ था बुसिनिया कैपिटल सराजीवो में। सराजीवो गया हुआ था फर्डिनेंड साहब। किधर गए हुए हैं? सराजीवो गए हुए हैं। फर्डिनेंड साहब किधर गए हुए हैं? सराजीवो गए हुए हैं। शहजादा किसका? ये ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया सेंट्रल पावर में लिखिएगा, बुसिनिया लाइट पावर में लिखिएगा। तो इस शहजादे को सराजीवो में कत्ल कर दिया। फर्डिनेंड को कत्ल कर दिया गया। कहां? सराजीवो में। सराजीवो में इसे कत्ल कर दिया गया फर्डिनेंड। पूछता फर्डिनेंड किसका शहजादा था? ऑस्ट्रिया का था। सराजीवो में इसे कत्ल कर दिया गया। बुसिनिया भी कह सकता है, सराजीवो भी कह सकता है। अब ऑस्ट्रिया ने क्या किया? हमला कर दिया किस पे? बुसिनिया। ऑस्ट्रिया का शहजादा मारा गया। उसने कहा हमारा शहजादा मार दिया आपने, तुम्हारी ऐसी की तैसी। इधर से उसने क्या किया? आर्मी लेकर चढ़ाई कर दी बुसिनिया। अब बुसिनिया अकेला तो नहीं था,
बुसिनिया के मुआहदे थे, खुफिया मुआहदे बहुत सारे मुल्कों के साथ, ऑस्ट्रिया के भी बहुत सारे मुल्कों के साथ मुआहदे। बुसिनिया के साथ आया फ्रांस, बुसिनिया के साथ आया फ्रांस, फ्रांस के साथ फिर यूके आ गया, यूके के साथ फिर यूएसए आ गया और रशिया भी आ गया इसके साथ, इन्हें सपोर्ट करने के लिए। ऑस्ट्रिया की हेल्प करने के लिए इसके मुआहदे थे टर्की के साथ, तुर्की के साथ। तुर्की उस वक्त ओटोमान अंपायर था, ओटोमान अंपायर, सल्तनत उस्मानिया, ठीक है। इसके साथ जर्मनी भी था, इसके साथ जर्मनी भी था। तो तीन मुल्क बड़े नाम लिखे, और भी छोटे छोटे मुल्क थे, तीन बड़े, ऑस्ट्रिया के साथ टर्की, टर्की के साथ जर्मनी। इधर से बुसिनिया के साथ फ्रांस आया, यूके, यूएसए, रशिया। जापान भी इनके साथ था, इटली भी इनके साथ था, और बहुत बड़े सारे कंट्रीज थे। पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई हुई थी, ठीक है। अब जंग शुरू हो गई तो इसमें रिजल्ट ये निकला कि ये जो सेंट्रल पावर थी ये जंग हार गई, और जो अलाइड पावर थी ये जंग जीत गई। इसमें अमेरिका का रोल, क्योंकि हम अभी अमेरिका को पढ़ रहे थे, यूएसए इस जंग में कब शामिल हुआ, सवाल ये बनता है 1917 के अंदर। पहले असलहा इन्हें बेच रहा था, अमेरिका असलहा बेचता रहा फ्रांस को, बरतानिया को, इन सारे मुल्कों को। 1917 के अंदर यूएसए ने जब देखा भाई जिन्हें वो असलहा बेच रहा है, जिन्हें सपोर्ट कर रहा है वो हार रहे हैं, तो फिर अमेरिका खुद इसमें शामिल हो गया 1917 में। और सवाल ये बनता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान यूएसए का प्रेसिडेंट कौन था? वुडरो, बल्कि वुडरो, डब्ल्यूओ के साथ है, वुडरो विल्सन, ये यूएसए का प्रेसिडेंट था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान। वुडरो विल्सन, WODROW, वुडरो विल्सन जो था ये प्रेसिडेंट था यूएसए का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान। सवाल बना है, ठीक है। 1917 के यही वो बंदा था जिसने यूएसए को जंग में धकेल दिया, जिसने यूएसए को जंग में धकेला कब? 1917 के अंदर। अब जंग हो गई, लाखों लोग मारे गए दोनों साइड से, एक तबाही लेके आई हुई दुनिया की सबसे बड़ी जंग थी, क्योंकि पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई, इसीलिए इसे वर्ल्ड वॉर कहा गया था। अब जब जंग हो गई, आपको पता है कि नुकसान करने के बाद, तबाही करने के बाद फिर चैंपियन भी बनना होता है ह्यूमन राइट्स का, इंसानी हकूक के लिए जो है ना काम भी करना होता है, कुछ ना कुछ तो बेचना होता है ना, कुछ ना कुछ तो दिखाना होता है। तो वुडरो विल्सन साहब ने कहा बड़ा जुल्म हो गया, दुनिया में जंग हुई और इतने सारे लोग मारे गए, तो इंसानियत के साथ जुल्म हुआ। क्यों ना हम ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो दुनिया को इस तरह की जंगों से रोके, दोबारा इस तरह की इतनी बड़ी जंग ना हो सके। आइडिया अच्छा था, लोगों को नुकसान हो गया हुआ था, तो सारे चाह रहे थे कि कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो क्या करे, दुनिया को इतनी बड़ी जंग से, इतनी बड़ी तबाही से बचाए। तो फिर क्या हुआ जी, एक तंजीम बनाई गई, वुडरो विल्सन ने बनवाई, जिसका नाम रखा जाएगा लीग ऑफ नेशन, LON, लॉन, लीग ऑफ नेशन इसे हम कहें। ये 1920 के अंदर बनाई गई। इसका काम था दुनिया को जंगों से रोकना, दूसरी इतनी बड़ी जंग ना हो सके, सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो कभी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हो गई ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो सके, मुल्कों को रोकना किसका? लीग ऑफ नेशन का काम था। लीग ऑफ नेशन का सवाल बनेगा कब बनी? 1920 में बनी। इसी को चाइल्ड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं, पहली जंग का बच्चा। अगर जंग ना होती तो इसका जन्म कभी ना होता, इसकी पैदाइश कभी होनी ही नहीं थी, ये बन ही नहीं थी, इसलिए बनी कि वो ये जंग हुई। इसीलिए चाइल्ड ऑफ वॉर या चाइल्ड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लीग ऑफ नेशन को कहते हैं। सवाल बनेगा किसने बनवाई लीग ऑफ नेशन? तो वुडरो विल्सन ने बनवाई, इंसानी हकूक के चैंपियन वुडरो विल्सन साहब। इन्होंने क्या किया, लीग ऑफ नेशन बनवा दी, और फिर इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, नोबेल पीस प्राइज भी ले लिया। सवाल बनेगा नोबेल पीस प्राइज जो था वुडरो विल्सन को कब मिला? 1920 में ही इसे नोबेल पीस प्राइज दिया गया, जहां आपने बड़ा अच्छा काम किया पीस के लिए, अमन के लिए। 1920 में इसने अपने नाम किया नोबेल पीस प्राइज। सवाल बना है बेटा पेपर में कि वुडरो विल्सन को
पीस प्राइज कौन से साल में मिला? 1920 में मिला। अच्छा, खुद ही बनवाई, खुद ही फिर इससे निकल गया, इसीलिए लीग ऑफ नेशन कोई खास काम नहीं कर सकी, ये नाकाम हुई आगे चल के। आगे चल के ये नाकाम हुई, इसलिए तो दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई। फिर इसका स्ट्रक्चर चेंज करके यूएनओ बनाया गया। तो ये भी सवाल बनता है कि यूएनओ की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है? लीग ऑफ नेशन है। लीग ऑफ नेशन का ही नाम तब्दील करके यूनाइटेड नेशन यूएनओ बनाया गया था। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से विड्रो विल्सन साहब जो है ना चैंपियन भी बने इंसानी हकूक के, और जंग भी जीत ली और असला भी बेच लिया, लाखों लोगों को भी मार दिया। तो इस तरह से अमेरिका का जो इसमें रोल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आएगा यूएसए में, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करें। इसे मैं अरेज करता हूँ, इसे मैं अरेज करता हूँ, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रेट डिप्रेशन इन यूएसए। हेडिंग दे लें। इस साल याद रखना है, ग्रेट डिप्रेशन का साल याद रखना है। ग्रेट डिप्रेशन पूरी दुनिया में आया था, वैसे यूएसए से शुरू हुआ था ये और पूरी दुनिया में आ गया। देखिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो थी, ठीक है बर्तानिया और अमेरिका ये सारे जीत गए थे अलाइड पावर, लेकिन उनको नुकसान तो बहुत ज्यादा हो गया था ना, इकोनॉमी तो डिस्टर्ब हो गई थी। अमेरिका ने असला बेच के पैसा कमा लिया हुआ था, तो अमेरिका ने कहा कि हम आपको पैसे देंगे, हम आपकी इकोनॉमी को खड़ा करेंगे। यूरोप को कहा आपको हम लोन देंगे, हम आपको पैसा देंगे, तो आप जो है ना जी हमारी बात मानेंगे जैसे हम आपको कहेंगे, अब हमको वैसे हमारी बात माननी होगी। यूरोप के पास रास्ता कोई नहीं था, बर्तानिया के पास, फ्रांस के पास इसके अलावा रास्ता कोई नहीं था, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई हुई थी उनकी। तो इस तरह से जो है ना जी अब यूएसए पैसा दे रहा है, अपना पैसा निकाल के यूरोप पे खर्च कर रहा है। अब यूरोप को जब दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, तो अमेरिका की अपनी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई, वहां ग्रेट डिप्रेशन आया, उनकी स्टॉक एक्सचेंज क्या कर गई? क्रैश कर गई। उनकी जो मार्केट थी स्टॉक एक्सचेंज, इकोनॉमी जो थी वो क्रैश कर गई। लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट के जो रिजर्व थे वो गिरना शुरू हुए, और उसके बाद उनकी स्टॉक मार्केट गई। तो इस इंसिडेंट फिर पूरी दुनिया में फैल गई। जब इसने पैसे बंद कर दिए, जब इनके अपने मुल्क में मसला शुरू होगा, यूरोप के पैसे बंद कर देगा। फिर वो ग्रेट डिप्रेशन यूरोप में पहुंचा, पूरी दुनिया के अंदर एक क्राइसिस था इन सालों में। ठीक हो गया, तो ये इसलिए पूछ लेता है ग्रेट डिप्रेशन यूएसए में कब आया? 1929 में। अब जब भी कोई क्राइसिस पैदा होता है ना, तो बड़े लीडर बन के, नए नए लीडर जो है ना वो बन के निकल रहे होते हैं बाहर। तो इसी दौरान यूएसए के अंदर एक लीडर बन के उभर रहा है, और उसका नाम क्या है? एफ डी रोजवेल्ट है। उसका नाम क्या होगा जी? एफ डी रोजवेल्ट। आपको पता रोजवेल्ट होटल भी है हमारा, पाकिस्तान का रोजवेल्ट होटल है जी अमेरिका में, पीआईए का है वैसे रोजवेल्ट होटल। हर रोज गवर्नमेंट प्लान करती है उसे बेचने के चक्कर में, उसे जो है ना जी पहले उसकी मार्केट गिराई जाएगी, पीआईए के मार्केट गिरा दी गई, आपको पता है पूरी, तबाह बर्बाद किया गया उसे। अब उसकी होटल पे नजर है कि किस वक्त हमें मौका मिला इसे हम बेच दें। पिछली गवर्नमेंट ने भी जोर लगाया बेचने का, अब ये भी लगा रही है। कहीं ना कहीं से आवाम की तरफ से रिएक्शन आता है, तो फिर थोड़ा सा वो रुक जाते हैं। एक ही तो हमारा सासा बचा हुआ पीआईए के पास, उसी को हम बेच देंगे तो क्या रहेगा हमारे पास। एफडी रोजवेल्ट जबरदस्त होटल है पाकिस्तान की, यूएसए के अंदर। खैर, एफडी रोजवेल्ट जो है ये लीडर बन के उभरता है इस क्राइसिस में, और ये अल्टीमेटली यूएसए का प्रेसिडेंट बनेगा 1933 से लेके 1945 तक। ये आपने याद रखना है। ये जो है ना 1933 में बनेगा और ये 1945 तक रहेगा, और ये यूएसए का सबसे लंबा टेन्योर का प्रेसिडेंट, लॉन्गेस्ट टेन्योर इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ये वाहिद प्रेसिडेंट है यूएसए का जो 4 दफा इलेक्ट हुआ 4 टाइम। ये भी सवाल बना है, हालांकि 2 दफा बन सकता है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 2 दफा बन सकते हैं आप, लेकिन ये 4 दफा बना, अमेंडमेंट की गई इसके लिए।
जब कोई काम अच्छा कर रहा होता है प्रेसिडेंट तो उसे टाइम दिया जाता है। चाइना के अंदर जो इस वक्त मिस्टर शी है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उन्हें फॉरएवर कर दिया गया है, जब तक वो मरेगा नहीं वो प्रेसिडेंट रहेगा। क्यों? उसने चाइना को खड़ा कर दिया है। चाइना को जिस तरह से वो लेके चल रहा है, जिस विजन के साथ जो उसने इनिशिएटिव लिए हैं, चाइना की हिस्ट्री में कोई और प्रेसिडेंट वो नहीं कर सका। व्लादिमीर पुतिन को देखें, रशिया जो था ये सारा डेड हो गया था जब ये टूट रहा था ना, उसके बाद से पुतिन जब से आया, पुतिन ने दोबारा रशिया को यूएसएसआर की याद ताजा कर दी। और इसीलिए पुतिन को 2036 तक रशिया का प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर दिया गया है, 2036 तक। तो जो लोग अच्छा काम करते हैं तो उनकी फिर टेन्योर में मौका दिया जाता है कि वो अच्छा परफॉर्म करें। पाकिस्तान में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए तीसरी बार अमेंडमेंट करके उन्हें जो है ना टाइम दिया गया था कि जी आप मेहरबानी करें, दोबारा से आए और पाकिस्तान को अजीम बनाएं। बेचारे बना तो नहीं सके, लेकिन उन्हें मौका दिया गया था, अमेंडमेंट की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन में था कि 2 दफा बन सकता है बस कोई भी बंदा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से उनके कॉन्स्टिट्यूशन में था। अभी भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि 2 दफा 2 टेन्योर बस मैक्सिमम। ट्रंप आया था पहले एक बार, दरमियान में गैप लेके फिर दोबारा से आ गया है। तो इसके बाद अगर पूरी अमेरिका की आवाम भी चाहे कि ट्रंप रहे अगली दफा इलेक्शन में, तो वो नहीं बन सकता। बस 2 मौके दिए जाते हैं, तीसरा मौका नहीं दिया जाता। तो अगर ट्रंप दोबारा से आना चाहे तो अपने इस टेन्योर में हाँ वो कानून साजी कर ले, उसके पास मेजॉरिटी हो जाएगी वैसे उसके पार्लियामेंट में भी और तकरीबन सेनेट में भी, हाँ वो कोई अमेंडमेंट कर लेगा, नहीं जी अब तीसरी दफा भी कोई प्रेसिडेंट बन सकता है और अब हम उसे इलेक्ट करें फिर वो आ सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ करेगा वो, क्योंकि उसकी तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी स्टेटस को के खिलाफ है और वो अपनी ही डगर पे चलता है। खैर वो अमरीकियों के लिए अच्छा है, अमरीकियों के लिए वो बहुत अच्छा है, इसे मैं रेस करता हूँ। अच्छा, एफ डी रोजवेल्ट को हम देख रहे थे। रोजवेल्ट साहब जो थे ये क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, नारे शारे लगा के आते हैं और पिछले जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके खिलाफ गालियां शालियां दे के फुल अपना ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, ये सवाल बना है। 32वें नंबर के प्रेसिडेंट बनते यूएसए के, 32वें नंबर के प्रेसिडेंट बनते हैं। 16वें नंबर के किए थे हमने अजीम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इब्राहिम लिंकन, उसके बाद उससे भी ज्यादा अजीम एफ डी रोजवेल्ट 32वें नंबर का प्रेसिडेंट बनता है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से डी आया हुआ है इसके नाम में, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से, इसकी पार्टी भी पूछता है, डेमोक्रेटिक पार्टी से इसका ताल्लुक था, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक हो गया। अब जरा हम देखेंगे किस तरह से इसने अजीम बनाया। एक तो अमेरिका में क्राइसिस है, जब ये आ रहा है क्राइसिस में ये लीडर बन के उभर रहा है, तो जैसे ही ये आएगा तो ये क्या करेगा, ये ऐलान करेगा न्यू डील रिफॉर्म्स का। लिखेंगे सवाल बना पेपर में, न्यू डील रिफॉर्म्स के नाम से पॉलिसी देगा। सवाल बना पेपर में कि न्यू डील रिफॉर्म्स किसने दी थी। 100 डेज प्लान आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। प्रेसिडेंट कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, 100 दिन में हम ये करेंगे, याद आ रहा है कुछ? 100 डेज प्लान दिया था उन्होंने, यहीं से कॉपी हुआ था वो। ठीक है, 100 डेज प्लान जो था सबसे पहले इसने आके दिया था कि पहले 100 दिन में मैं ये करूंगा। इसकी जो पॉलिसी थी उसे नाम दिया इसने न्यू डील रिफॉर्म्स। इस न्यू डील रिफॉर्म्स को अगर मजीद हम इसे मतलब है कि जरा इसे एलेबोरेट करूं तो मैं इसे कहा गया था 3R पॉलिसी। 3R पॉलिसी इसी को कहेंगे। पूछ लेता है कभी कि 3R पॉलिसी किसने दी थी या न्यू डील रिफॉर्म्स किसने दी यूएसए की हिस्ट्री में, तो वो एफ डी रोजवेल्ट ने दिया। 3R मतलब 3R, एक R, दूसरा R, तीसरा R। पहला R जो था रिलीफ, दूसरा R था रिफॉर्म्स और तीसरी R था हमारे पास रिकवरी। अवाम का ट्रस्ट खत्म हो गया था अमेरिका की गवर्नमेंट के ऊपर, उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया था। अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी वो कंगाल हो गई थी, जो उनके रिजर्व थे वो खत्म हो गए थे, थोड़े से ना होने के बराबर थे। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि मैं रिलीफ दूंगा अपनी आवाम को। क्या करूंगा? पहले R से रिलीफ, जो उसके पास पैसे थे या इधर उधर से उठा के उसने अपने आवाम पे खर्च कर दिया, अपने आवाम को रिलीफ दिया। उसने क्या किया? अपने आवाम को रिलीफ दिया, लोगों में पैसा खर्च किया उसने। उसके बाद उसने क्या क्या रिफॉर्म्स शुरू कर दी, जहां जहां से इस वजह से उनकी इकोनॉमी गिरी थी उसमें उसने रिफॉर्म्स करना शुरू कर दी। तीसरा था रिकवरी, जो डैमेज हुआ था उससे रिकवर कैसे करना। जो डैमेज हुआ यूएसए को इकोनॉमिकली, उसे रिकवर करना शुरू कर दिया।
तो 3R पॉलिसी इसकी मशहूर हुई थी एफडी रोजवेल्ट। अब जरा इसे हम डिस्कस करते हैं किस तरह से इसने, ये तो हो गया ना उसकी पॉलिसी के, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। ये सारे सवाल बने हैं यहाँ से। एक तो आगे चल के वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हो गई, वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हो गई। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि एफडी रोजवेल्ट तकरीबन नाकाम हो गया था। अगर वर्ल्ड वार सेकंड ना शुरू होती तो इसकी ये सारी पॉलिसियां धरी की धरी रह जाती, और इसने सारा पैसा जो इसके पास था वो भी डबो दिया था, तो अवाम पे ऊपर खर्च करके। एक मैं आपको एक साइड बता रहा हूँ, एक साइड ये भी इस तरह से भी कुछ लोग कहते हैं। लेकिन जो इसने अवाम पे पैसा लगाया था उसका जो रिजल्ट था वो एक दिन या एक महीने एक साल में नहीं आना था, उसमें टाइम लगना था उसका रिजल्ट आने में। इस तरह से अभी अगर पाकिस्तान में कोई इनिशिएटिव लिया जाए यूथ को ग्रो करने के लिए, भाई यूथ को हम जी ये स्किल सिखा रहे हैं, इससे जी ये पैसे आएंगे, और उसके बाद मुल्क इस तरह से खड़ा होगा। कोई भी स्किल आप सिखाएंगे यूथ को, स्किल सीखने में, उसका एक्सपर्ट बनने में, फिर प्रैक्टिकली काम करने में, फिर काम को स्पीड अप करके मुल्क के लिए रिजल्ट लाने में 2, 4, 5, 7 साल लगेंगे। ये नहीं है कि आज शुरू किया और कल जो है ना जी रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। या एजुकेशन पे जब आप खर्च करेंगे तो एजुकेशन पे का रिजल्ट कुछ अरसे के बाद आएगा, ऐसे नहीं आएगा शुरू किया और कल आपका रिजल्ट मिल जाएगा। खैर, अब एक तो इसका थोड़ा सा वैसे मैं रेज कर देता हूँ, थोड़ा सा इसके साथ साथ हम वर्ल्ड वार सेकंड को भी लेके चलते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको कहूँ किस तरह से इसने अजीम बनाया, ऐसे मैं रेज करता हूँ। वर्ल्ड वार सेकंड को डिस्कस करते हैं, उसके साथ अभी ये बैठा हुआ 45 तक ये बैठा है, इसका मतलब वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान यही बैठा हुआ है। WW सेकंड 1939 में शुरू हुई और 1945 तक ये चलेगी। वर्ल्ड वार फर्स्ट की वजह क्या थी, कोई बताएगा मुझे, रीजन क्या थी? वर्ल्ड वार फर्स्ट की रीजन क्या थी? फर्डिनेंड का कत्ल। क्या थी रीजन? फर्डिनेंड का कत्ल जो था वो रीजन बनी थी वर्ल्ड वार फर्स्ट। और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मेन जिसने ट्रिगर किया था जंग को वो था फर्डिनेंड का कत्ल फर्स्ट में। सेकंड में हुआ ये कि जर्मनी ने अटैक कर दिया। लिखा जरा, जर्मनी अटैक किया किस पे? पोलैंड पे। ये वजह थी, ये सवाल पूछता है। जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पे। जर्मनी में बैठा हुआ था हिटलर। जर्मनी में कौन बैठा हुआ? हिटलर बैठा हुआ। हिटलर भी जो है ना 1933 में ही आया था, 1945 तक रहा। हिटलर का और इसका टेन्योर सेम है तकरीबन। हिटलर का अडॉल्फ हिटलर था ना, इसका पूरा नाम अडॉल्फ हिटलर, इसका और एफडी रोजवेल्ट का टेन्योर तकरीबन सेम था। असल में देखें जर्मनी के थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझें। जर्मनी जो था पिछली जंग में किसके साथ था? तुर्की के साथ था। जर्मनी जंग हार गया था। जब जंग हारा इसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई, इसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। जुर्माना लगाया गया ना जर्मनी के ऊपर, और जर्मनी के ऊपर जो है ना जी बाकी जो अलाइड पावर थी उन्होंने कब्जा किया हुआ था कुछ अरसे तक, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो जुर्माना ले रहे थे इनसे। अब जर्मन कौम जो है ना सारी जिंदगी अपना कमाती है, मेहनत मजदूरी करती है और दे रहे हैं टैक्स किसे? बर्तानिया को, फ्रांस को, अमेरिका को। जुर्माना पे कर रहे हैं जंग का। अब एक जनरेशन पूरी जो है ना जी आप देखें कि वो क्या करे, जुर्माना पे कर रहे। हिटलर जो था ना इसने कहा यार ये तो कोई बात नहीं, जर्मन जो कि हम गुलाम हैं, हम पे करें जुर्माना, हम कोई जुर्माना नहीं देंगे, भाग जाओ। इस तरह की आइडियोलॉजी के साथ इसने नारेबाजी शुरू की, तंजीमें ज्वाइन किया, जर्मनी के अंदर पॉपुलर होता चला गया। इस तरह का लीडर जो होता है जल्दी आपको पता है मशहूर हो जाता है, जो कहा जी मैं किसी को नहीं मानता। इसने क्या किया जी, जर्मन कौम को उम्मीद दिलाई कि जर्मन जो है ना वो रूल करने के लिए पैदा हुए हैं, गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए। पूरी कौम को क्या किया इसने, खड़ा कर दिया कि हम जुर्माना नहीं देंगे। जर्मन्स आर बॉर्न टू रूल। जर्मन जो है वो क्या रूल करने के लिए पैदा हुए हैं बस। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता 1933 में ये क्या हो गया, जर्मनी का चांसलर बन गया। उधर से एफडी रोजवेल्ट आ रहा है यूएसए में, इधर से जो है ना ये क्या बन रहा है, चांसलर बन रहा है। अच्छा, वर्ल्ड वार फर्स्ट में भी ये शामिल था एक सिपाही के तौर पे। इसकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है।
हिटलर की। इसे बरतानिया की फौज ने पकड़ लिया क्योंकि ये मुखालिफ था उनके। अब इसने क्या किया, बड़ी चालाकी से अपने जो हथियार था बंदूक भी उठा के फेंक दी, दूर फेंक दिया। जब उन्होंने आके पकड़ा, इसके पास कुछ भी नहीं था, एक आधा लेटर इसकी जेब से निकला। तो इसने कहा जी मैं तो डाकिया हूं, ये जो जंग में लोग जंग कर रहे हैं मैं इनके खतूत जो है ना लेने देने का काम करता हूं, मेरा तो जंग से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो शरीफ आदमी हूं। उन्होंने इसे छोड़ दिया। ये डाकिया वर्दी डाकिया की और उसकी सेम थी तकरीबन आर्मी की। इस तरह से वो बच। ये ऑस्ट्रिया का था बेसिकली, भी सवाल बंदा किधर से इसका ताल्लुक था। ये ऑस्ट्रिया से था, ऑस्ट्रिया से इसका ताल्लुक था। वर्ल्ड वार फर्स्ट में ये बच गया। उसके बाद फिर इसने क्या किया, जर्मनी में पूरी कैंपेन चलाई और जर्मनी का चांसलर बन गया। अब जब चांसलर बन गया तो इसने कहा कि जो तुम तो है रूल करने के लिए पैदा हुआ, मैं पूरे यूरोप पे कब्जा करूंगा। इसने तगड़ी जबरदस्त किस्म की आर्मी बनाई और जर्मनी के साथ है, पढ़ाऊंगा आपको मैं, जर्मनी के साथ है पोलैंड। सबसे पहले उस पर हमला कर दिया, पोलैंड पे कब्जा कर लिया हमला करके, और इसके साथ के जितने भी मुल्क थे यूरोप के उन पे सब पे कब्जा कर लिया। इवन फ्रांस पे भी मेजॉरिटी एरिया पे इसने कब्जा कर लिया, तबाही कर दी फ्रांस की। जर्मनी के साथ, जर्मनी पोलैंड के साथ कौन आएगा, फ्रांस आएगा लड़ने इसकी हेल्प के लिए। फ्रांस के साथ यूके आएगा इसकी हेल्प करने के लिए। फिर जो है ना, ये आप देखें कि यूएसए भी आ जाएगा, यूएसए के साथ साथ फिर रशिया भी आ जाएगा। ये मेन मेन कंट्रीज थे जो इनके साथ। अब ये क्या हो गया, अलाइड पावर हो गई, सारे क्या थी, अलाइड पावर है, ये अलाइड पावर है। और ये हमारे पास क्या जी, एक्सेस पावर है, एक्स एक्स आई एक्स, एक्सेस पावर। जर्मनी के साथ कौन था जी, इटली था, इटली के साथ जापान। ये बड़े नाम है, बस ये तीन ही नाम लिखे, इटली, जर्मनी और जापान, ये बड़े बड़े नाम इनके साथ थे। अब ये सारे क्या कहलाए, एक्सेस पावर कहलाए, एक्सेस पावर कहलाए, और वो अलाइड पावर। अब हिटलर साहब जो है ना, जर्मनी पहले पोलैंड पे कब्जा किया, फिर फ्रांस की तबाही कर दी, आस पास के सारे छोटे मोटे मुल्क, बेल्जियम का बेड़ा गर्क कर दिया, लग्जमबर्ग, ये छोटे छोटे मुल्क आपको नजर आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड, ये सब पे कब्जा करके बैठा हुआ है। मजबूत था, आर्मी तगड़ी थी। और जो अब बचा हुआ था इनमें से ना, यूरोप में से यूके, यूके थोड़ा सा समंदर में है, डायरेक्ट वो जा नहीं सके, इधर से ही बैठ के दूर से गोले फेंकते रहे उसके ऊपर, मतलब वो मारते रहे बम वगैरह। तो यूके की भी एक साइड पूरी इसने तबाह कर दी थी हिटलर ने। लेकिन हिटलर से गलती जो हुई ना, वो ये हुई कि हिटलर गरूर में था। उसने क्या किया, हमला कर दिया रशिया के ऊपर। हालांकि रशिया इसके साथ था पहले, जर्मनी के साथ, इनके साथ था, लेकिन वो गरूर ये था कि जी मैं तो पूरे यूरोप पे कब्जा कर चुका हूं, तो रशिया पे भी कब्जा करूं। अब इसकी जब आर्मी गई हिटलर की, जर्मनी की, रशिया पे कब्जा करने के लिए, रशिया तो सारी बर्फ है, बर्फ भी है, और उसका कैपिटल भी सेंटर में है, इतना बड़ा मुल्क है। उसके कैपिटल पे कभी कब्जा हो ही नहीं सकता। कोई मुल्क उससे कैपिटल तक पहुंच ही नहीं सकता, पहुंचेगा उससे पहले उसका काम हो जाएगा। फिर यूरोप की आर्मी थी, वो नॉर्मल टेम्परेचर में तो सरवाइव कर गई, लेकिन रशिया में जब कब्जा करने के लिए गई, बहुत सारी बर्फ थी, आर्मी इसकी मरना शुरू। इसे एहसास जब हुआ तो इसने वहां से वापस पलटने की कोशिश की, लेकिन अब देर बहुत हो गई। कई लाख आर्मी इसके रास्ते में बर्फ में मर गई। और जब वापस लौटा, तब तक जो फ्रांस था और यूके था और यूएसए जो था, ये सारे मुल्क इकट्ठे होके फ्रांस के अंदर जर्मनी का मुकाबला करने के लिए तकड़ी पोजीशन में आ चुके थे। और फिर जब इनकी नॉर्मैंडी में जंग होगी, नॉर्मैंडी फ्रांस का एरिया है, उस वक्त फिर ये हिटलर जंग हार जाए। हिटलर फिर क्या करता है, जब से देखता है कि मैं जंग हार गया हूँ, कुछ भी नहीं बचा, तो उनकी बेगम जो होती है, मतलब शादी नहीं की होती इसने, तो आखिरी दिन क्या करता है,
जिससे ये मोहब्बत करता है उसे बुलाता है, उससे शादी करता है और उसके बाद फिर खुद को भी गोली मार लेता है और उसे भी गोली मार। 30 अप्रैल 30 अप्रैल 1945 को हिटलर खुदकुशी कर लेता है। इस तरह से हिटलर की कहानी खत्म हो जाती है। ठीक हो गया। हिटलर के बारे में 2-3 सवाल और बनेंगे। इसकी पार्टी का नाम पूछा जाएगा तो नाजी पार्टी, इसकी पार्टी का नाम था नाजी, न्याजी नहीं नाजी। नाजी पार्टी जो है इसका पार्टी का नाम है। इसकी किताब के बारे में पूछा जाता है। इसकी किताब का नाम है माई स्ट्रगल। इधर लिख दूं, नजर आ रहा है इधर से? हाँ, माई स्ट्रगल था जिस किताब का नाम था माई स्ट्रगल, या मेन कैंप। मेन कैंप भी जर्मन के अंदर लिखते हैं इसे, माई स्ट्रगल को। माई स्ट्रगल को जर्मन में मेन कैंप, KMPH, और माई स्ट्रगल इंग्लिश में एक ही किताब है। इसकी किताब का नाम पूछता है, इसकी जो है ना नाजी पार्टी के बारे में पूछेगा, इसका टेन्योर देखेगा, बेसिकली कहां से था ये पूछता है, ऑस्ट्रिया से था। कौन सी डेट को इसने खुदकुशी की? 30 अप्रैल 1945 को। ठीक है। 60 लाख यहूदी भी मरे थे। इसने हॉलोकॉस्ट किया था, लिखें जरा, इसी जंग के दौरान। हॉलोकॉस्ट मतलब 6.6 मिलियन का आ जाता है। 66 लाख यहूदी तकरीबन इसने कत्ल किए थे। इस इंसिडेंट को क्या कहा इसने? हॉलोकॉस्ट का। अच्छा, ये आप भी यहूदी था, ये आप भी यहूदी था। यहूदियों के भी कई सारे फिरके हैं, तो ये खुद भी यहूदी था और इसने 60 लाख यहूदी का। अच्छा, कहीं पे 60 लाख आएगा, कहीं पे 66 लाख, 6.6 मिलियन एग्जैक्ट है। तो राउंड अबाउट करके वो कभी कभी 60 लाख कह देता है, तो परेशान नहीं होना, इसलिए मारे थे। इसके साथ एक और लीडर था, मेसोलुनी। मेसोलुनी, MUSSOLUNI, मेसोलुनी, इटली से था ये। दुनिया में 2 लीडर ऐसे गुजरे हैं जिसे फाशिस्ट लीडर कहा जाता है। फाशिज्म मतलब फाशिस्ट लीडर ऐसा लीडर होता है, फाशिज्म से निकला है, जो कहता है कि मैं सुपीरियर हूं, बाकी सारे मेरे क्या है, गुलाम है, बस मैं रूल करने के लिए पैदा हूं, बाकी सारे मेरे महकूम हैं। वो किसी की भी नहीं सुनता, फाशिस्ट लीडर कहा जाता है। तो पूरी दुनिया में 2 लीडर ऐसे हैं, एक हिटलर और दूसरा मेसोलिनी। ये जंग में इसके साथ था। इन 2 को कहा जाता है फाशिस्ट लीडर। सवाल ये बनता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान इटली को कौन लीड कर रहा था? ये दोनों यार थे, एक दूसरे के दोस्त थे। इस जंग के अंदर दोनों इकट्ठे थे, दोनों मारे गए थे। मेसोलुनी जो था, मेसोलुनी इसका नाम पूरा कुछ और था, लेकिन मेसोलुनी याद रखना आपने, मेसोलुनी इसका नाम था, इसी से जाना जाता है। इटली का लीडर था, इटली को लीड कर रहा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। ठीक हो गया। जापान से नारुहितो था, जापान ने हथियार नहीं डाले थे। इसके हारने के बाद भी इन दोनों के जापान लड़ता रहा था। आगे चल के डिस्कस करते हैं जापान उस वक्त इतनी जबरदस्त किस्म की पावर था कि जापान के जो जहाज थे इतने जबरदस्त थे, वो यहां से जाके अमेरिका में जाके हमला करके आ गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान उस वक्त एक ही था, तो ये किसके पास था? बर्तानिया के पास था, यूके के पास। यूके मुखालिफ है, तो जापान के जहाज यूके में आगे, बर्मा में आके बमबारी कर गए थे। अंदाजा लगा इस लेवल के वो तकड़े थे लोग। सिर्फ इन्हें ले डूबी जापान को क्या, यूएसए का न्यूक्लियर होना। यूएसए इस जंग में कब शामिल हुआ, सवाल है तो ये बनेगा। वो जंग के दौरान यूएसए का लीडर कौन है? FD रोजवेल्ट, सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो 1991 के 1941 के अंदर जापान ने पर्ल हार्बर कर दिया। पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर क्या है? बेसिकली एक पोर्ट है हवाई के अंदर, पूछता है पेपर में। हवाई के अंदर क्या है? ये एक पोर्ट है, नेवल बेस है, जहां अमेरिका की आर्मी मौजूद होती है। तो जापान के जहाज गए और पर्ल हार्बर करके आ गए, मतलब वहां जाकर अमेरिका की आर्मी को मार के आ गए। तो 2400 से लेकर 2700 के करीब जो थे ना अमेरिकी फौजी जो थे मार दिए गए थे। अमेरिका अभी तक डायरेक्ट जंग का हिस्सा नहीं बना था, असला बेच रहा था, इन्हें पैसा कमा रहा था।
अपनी इकोनॉमी को खड़ी कर रहा था, डायरेक्टली शामिल नहीं था, डायरेक्टली उनके साथ था। अब जापान ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, जापान गया और पर्ल हार्बर करके आ गया। अब अमेरिका की मजबूरी थी जंग में शामिल। सवाल ये बनता है कि अमेरिका इस जंग में कब शामिल हुआ? 1941 में, आफ्टर पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर के बाद 1941, पर्ल हार्बर कब हुआ? 1941 में हुआ, ये भी सवाल बनता है। ठीक है, किसने किया? जापान ने किया। पर्ल हार्बर किधर है? हवाई के अंदर, उनकी नेवल बेस है, आज भी है। ठीक है, अब अमेरिका इसमें शामिल हो गया, फिर भी जापान हार नहीं मान रहा, जापान ने इनकी तबाही कर दी। फिर आगे चल के यूएसए क्या करेगा? एटम बम गिराएगा जापान के ऊपर। जापान पे क्या गिराए जाएंगे? एटम बम गिराए जाएंगे। एक 6 अगस्त को गिराया जाएगा, 1945 की बात है ये, और एक 9 अगस्त को गिराया जाएगा, 1945। इसे मैं रेस कर देता हूँ, या मुझे कुछ और लिखना पड़ेगा। 6 अगस्त को जो एटम बम गिराया गया जापान के ऊपर, उसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, और ये गिरा गया हिरोशिमा पे, हिरोशिमा पे। 9 अगस्त को फैट मैन, FATMAN, फैट मैन एटम बम का नाम था, और किस पे गिराया गया? नागासाकी, नागासाकी। ये 9 सवाल बने हैं। लिटिल बॉय कौन सी डेट को गिराया गया, कहां पे गिराया गया? और फैट मैन कौन सी डेट को गिराया होगा और कहां पे गिराया? 1.5 लाख बंदा पहले एटम बम में फौत हो गया, 1.5 लाख दूसरे में, 3-3.5 लाख लोग जो थे जल गए। पहले एटम बम गिराया गया, जापानियों ने कहा हम लड़ेंगे, फिर दूसरा गिराया गया, अवाम मर रही थी, फिर जापान ने कहा चलो हम सरेंडर करते हैं, हमारे लोग ना मरे मजीद। तो इस तरह से अमेरिका ये जंग जीता था। बाकी वरना अगर ये एटम बम ना होते यूएसए के पास या इनके पास, तो जापान ने इनकी तबाही कर दी। जापान देखें, ये तो अप्रैल में मर गए, खत्म हो गए अप्रैल में दोनों, जर्मनी भी और इटली भी। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त तक वो अकेला इन्हें फाइट करा था इनके साथ। और अगर एटम बम ना होता, अकेला उन सबको धो देता। सिर्फ एटम बम नहीं था इनके पास, टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए थोड़ा सा, बाकी टेक्नोलॉजी में आगे थे, जहाजों में, बाकी चीजों के अंदर भी, लेकिन सिर्फ एटॉमिक नहीं था इनके पास। वक्त के साथ चलना होता है, थोड़ा सा वक्त से पीछे रह गए थे। खैर, तो इस तरह से वर्ल्ड वार जो फर्स्ट थी, अच्छा ये पूछ लेता है कभी कभी इन लीडरान के बारे में कि जी फ्रांस का उस वक्त वर्ल्ड वार फर्स्ट में लीडर कौन था? फ्रांस सेकंड की बात है, वर्ल्ड वार सेकंड की बात है। फ्रांस को लीड कर रहा है चार्लेस डिगुली। चार्लेस डिगुली जो था वो लीड कर रहा था फ्रांस को। यूके को जो कर रहा था वो चर्चिल कर रहा था, विंस्टन चर्चिल। और यूएसए को FD रोजवेल्ट, और रशिया को स्टालिन लीड कर रहा, स्टालिन, लिखने जरा, स्टालिन, STALIN, स्टालिन जो था वो रशिया को लीड कर रहा था। यूएसए को कर रहा था आपका FD रोजवेल्ट, और यूके को चर्चिल कर रहा है। यूके का जरूर याद रखना, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान उस वक्त यूके के अंडर थे ना। हम भी तो जापान के खिलाफ बर्तानिया का साथ दे रहे थे इस जंग में, हिंदुस्तानी भी तो यही कर रहे थे। लेकिन एक बंदा था जो जर्मनी का, जिसने साथ दिया था हिंदुस्तान से, पूरी अपनी एक फौज बना के गया था, पूरी अपनी एक फौज बना के गया था। उसका नाम था, मेरे ध्यान से निकल गया, सवाल भी आया पिछले दिनों पेपर में, खैर मैं आपको बता दूंगा मुझे जब याद आएगा। उसने जाके जर्मनी का साथ दिया था, और जंग में ही वो बेचारा मारा गया था। वह हिंदुस्तानी था, मतलब वो लीडर, बाकी तो लोग थे उसके साथ सपोर्टर में, उसका नाम आता है, उसका नाम मेरे ध्यान से निकल गया, मैं बता दूंगा आपको चाहे। तो इस तरह से जंग हो रही थी सारी की सारी। इस जंग का रिजल्ट ये निकला कि ये जो एक्सेस पावर थे ये हार गए, अलाइड पावर थे जीत गए। जंग तो ये जीत गए, लेकिन पोलैंड की, फ्रांस की, यूके की, इनकी इकोनॉमी बर्बाद होकर रह गई। फायदे में कौन है? यूएसए। यूएसए का नुकसान भी कोई नहीं हुआ, असला भी बेच लिया। इन्हें असला ये दे रहा था ना यूएसए, असला भी बेच लिया हुआ है, डायरेक्टली लड़ भी नहीं रहा, सिर्फ एटम बम मार के खुश होकर बैठा है। अच्छा, एटम बम मारने का वो सवाल ये भी बनता है कि ऑर्डर किसने दिया था, प्रेसिडेंट कौन था? FD रोजवेल्ट भी मर गया था उस वक्त। FD रोजवेल्ट 12 अप्रैल 1945 को अपनी मौत मर गया था।
जंग के दौरान ही। उसके बाद आ गया था हैरी ट्रूमैन। ट्रूमैन लिख लें, ट्रूमैन, ट्रू। हैरी ट्रूमैन था वो प्रेसिडेंट यूएसए का जिसने एटम गिराने का ऑर्डर किया था। ये सवाल बनाया। और जो जहाज गए थे बम्बर, उनका नाम था बम्बर 29। ये भी सवाल बनाए जहाजों का। बम्बर 29 थे जो जहाज गए थे गिराने के लिए। ठीक हो गया। ये सवाल बने हैं, सारे सारे पेपर में आए। आपको ऐसे नहीं करवा रहा। तो इस तरह से जो है ना जी, क्या हुआ जी, ये वर्ल्ड वार सेकेंड क्लोज हो गई। ठीक है। अब जरा हम दोबारा वापस आ जाते हैं एफडी रोजवेल्ट पे, क्योंकि हम यूएसए को डिस्कस कर रहे हैं। कोई इशू है? अच्छा, ये एआई कंपेनियन का क्या चक्कर है भाई? जी बेटा, कोई इशू है? हाँ, सुभाष चंद्र बोस। जी बेटा, गुड। ये एक बच्चे ने बताया हुआ है, मैंने अभी देखा है। सुभाष चंद्र बोस है जी, लिख लें। सुभाष चंद्र बोस जो था, ये वो इंडियन था जो जर्मनी की तरफ से या जापान की तरफ से लड़ा था बर्तानिया के खिलाफ। हालांकि बर्तानिया के यूके के अंडर था ना हिंदुस्तान उस वक्त। तो हिंदुस्तान से वो गया था, उसने अपनी आर्मी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। 1945 में बेचारा वो शहीद हो गया था, फौत हो गया था। मतलब जंग के दौरान ही वो मारा गया था। एक प्लान, जहाज जो था क्रैश हुआ था, उसमें वो मारा गया था। ठीक हो गया। सुभाष चंद्र बोस लिख लें बेटा, सुभाष चंद्र बोस लिख देता हूं यहां पे। सुभाष चंद्र बोस, ये था जी वो इंडियन। सवाल आया था पेपर में, इसलिए करवा रहा हूं आपको। इसे मैं रेस करता हूं। अब हम वापस आ जाते हैं जी अपने टॉपिक पे। इसका जी, अमेरिका को अभी हमने अजीम बनाना है। हमने क्या करना है अभी? अमेरिका को अजीम बनाना है, फिर हम आगे चलेंगे। चलें जी, वुडरो विल्सन पे आ जाए दोबारा से। टेन्योर 1933 से 1945, सबसे लंबा टेन्योर, सबसे लंबा टेन्योर। 4 टाइम इलेक्ट हुआ ये। अब इसके 2-3 साल रहते थे, 3 साल, फिर मर गया। अगर जिंदा रहता तो उसने अभी अपने 16 साल पूरे करने थे। ठीक है। तो अभी कितने साल रहा ये? 7 और 5, तकरीबन कोई 12 साल। ठीक है, इसने 16 साल पूरे करने थे। 4 दफा इलेक्ट हो गया था, टेन्योर अभी रहता था। खैर जी, वुडरो विल्सन साहब, तो मैंने आपको बताया। अब इसका विजन देखें। मैंने आपको बताया अमेरिका को ग्रेट इसने बनाया। अगर ये प्रेसिडेंट ना होता तो अमेरिका की हालत इतनी अच्छी तो ना होती, कम से कम। चलो पाकिस्तान जैसी ना होती तो कम से कम अमेरिका जैसी भी ना होती। हाँ, एफडी रोजवेल्ट। ओह सॉरी, वुडरो विल्सन लिख दिया है मैंने, सॉरी बेटा। ये जो है ना, एफडी रोजवेल्ट था। वुडरो विल्सन फर्स्ट वर्ल्ड वार में था, वर्ल्ड वार फर्स्ट में था। असल में बहुत सारी चीजें चल रही होती है दिमाग में, तो 5 दफा दिमाग में सोच कुछ और रहा होता हूँ तो इधर लिख कुछ और जाता है। तो परेशान नहीं होना आपने। एफडी रोजवेल्ट था जी। एफडी रोजवेल्ट का टेन्योर 33 से लेके 45 तक था। 4 दफा ये इलेक्ट हो गया था। अब इसका कुछ टाइम रहता था, ये अपनी मौत मर जाता है, अपनी तबाही मौत मरता है, बीमार हो गया जैसे भी था। ठीक है। अब अगर ये एफडी रोजवेल्ट ना होता तो अमेरिका अजीम नहीं हो सकता। इसे अजीम बनाया एफडी रोजवेल्ट ने। 32वां प्रेसिडेंट पूछा गया है, डेमोक्रेटिक पार्टी से था। अब इसकी पॉलिसी देखें जरा। एक तो वर्ल्ड वार में इसने अपने आप को मरवा लिया, शामिल हो गया 41 में, यही था ना जब शामिल हुआ। ठीक है, शामिल हो गया। और उसके बाद वो पलड़ा भी भारी हो गया। रेस्क्यू किया बेसिकली इसने फ्रांस को और बर्तानिया को, वरना वो तो हार रहे थे। शायद जंग जल्दी खत्म हो जाती 41 में 42 में, अगर अमेरिका शामिल ना हो। इसने रेस्क्यू किया पूरे यूरोप को, हारते हुए बचाया उन्हें, और अपना लोहा मनवा लिया पूरी दुनिया में। आगे चल के जंग जीत भी गई। ठीक है। अब ये साथ साथ इसने बाकी प्रोजेक्ट भी शुरू किए। इसने सबसे पहला काम जो किया, यूएनओ बनवाई इसने। यूएनओ लिखे जरा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन।
इसका नाम पूछा जाएगा, किसने तजवीज किया, किसने क्वाइन किया, क्वाइंड बाय एफडी रोजवेल्ट। इसने यूएनओ का नाम तजवीज किया था 1942 में, जनवरी 1942 में पहली दफा इस्तेमाल किया गया था। 1941 में वैसे नाम तजवीज हो गया। यूएनओ क्या था बेसिकली कि यार ये वर्ल्ड वॉर सेकंड तो हो गई है ना, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होनी चाहिए दोबारा, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होनी चाहिए, उसके लिए इसने यूएनओ का नाम तजवीज किया, उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने आगे चल के। वही लीग ऑफ नेशन को जो स्ट्रक्चर था उसे, वो तो नाकाम हो गई, वर्ल्ड वॉर सेकंड जो हो गई, उसका काम खत्म हो गया। तो उसी को अपडेट किया गया, उसी में बहुत सारी चेंजेस की गई, उसका नाम तब्दील किया गया यूएनओ का। हालांकि यूएनओ बनी इसके मरने के बाद थी। यूएनओ की डेट कब की है? 24 अक्टूबर है ना, 1945 ये डेट है इसके बनने की, यूएनओ की 24 अक्टूबर पूछता है यूएनओ डे। ये तो मर गया था 12 अप्रैल को, एफडी रोजवेल्ट 12 अप्रैल 1945 को मर गया था, लेकिन नाम यही तजवीज कर चुका 1941-42 में, पूरा स्ट्रक्चर बना के दे चुका था, ये पूरे का पूरा काम कर चुका था, लेकिन अपने दौर में बनते हुए ये देख नहीं पाया। स्ट्रक्चर देखे गया, आज आपको पता है यूएनओ पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है बैठ के। इस वक्त यूएनओ ही लेके चल रही है ना सारी चीजों को, पूरी दुनिया को लीड कर रही है इस वक्त। अमेरिका से भी सुपीरियर है वो यूएनओ, अगर वो चाहे यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल तो अमेरिका को भी लाइन में खड़ा कर सकता है, लेकिन चाहे क्यों, इस पर कभी बात करेंगे, ठीक है। तो यूएनओ इन्होंने बनाई, इसका आइडिया था, प्योर सवाल बनता है किसका आइडिया था, इसी का आइडिया था, इसी ने नाम इसका तजवीज किया था। उसके बाद ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हुआ, इसे मैं रेस करता हूँ, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई या ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हुआ, इस तरह से। ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट लिख लें इसे, या कॉन्फ्रेंस, ये 1944 में होगी बेटा, इसका साल पूछा जाएगा आपसे। 1944 के अंदर ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई या ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत आपका आईएमएफ बनेगा। पहले वर्ल्ड बैंक लिखें, वर्ल्ड बैंक बनाया गया, आपका आईएमएफ बनाया गया। वर्ल्ड बैंक 1944 के अंदर बना, आईएमएफ भी 1944 के अंदर बना, लेकिन कहीं कहीं 45 भी मिलता है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर 44 ही लिखा हुआ है। आईएमएफ वैसे फंक्शनल हुई थी, इसने काम करना शुरू किया 45 में, ये जो है ना इसने काम करना शुरू किया 45 में, लेकिन आईएमएफ की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मेशन 1944। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? दुनिया को पैसे देता है, डेवलप, ये सवाल बनता है वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए दुनिया को पैसे देता है, हम भी लेके आते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्हें वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है, सूद पे देता है, ऊपर अपने परसेंटेज रखता है, ऐसे मुफ्त में थोड़ी देता है। उसके बाद आईएमएफ क्या करता है? ये भी पैसे देता है। कब देता है? इमरजेंसी रिलीफ। सब ये जो वर्ल्ड के साथ में लिख रहा हूं ना, ये पेपर में आए हुए हैं, इमरजेंसी रिलीफ। एक पाकिस्तान जैसा मुल्क है या कोई और मुल्क है, उसकी इकोनॉमी बैठ रही है, उसके पास पैसे ही नहीं है, डॉलर ही नहीं, खत्म हो गया है तेल खरीदने के लिए, ऑयल खरीदने के। ऑयल नहीं होगा तो हमारे मुल्क में बिजली भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं चलेगा, ना गाड़ियां चलेगी, ना फैक्ट्री चलेंगी, ना घरों में रोशनी होगी, ना दुकानों में होगी, ना मार्केट में होगी। तो हमें तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए हर हाल में। अगर हम अपने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा रहे, जिसके बदले में हमें डॉलर आएंगे, तो फिर हमें जो है डॉलर किधर से आएंगे? या तो आईएमएफ से भीख मांगेंगे हम,
या जो हमारे बाहर जो परदेसी भाई हैं वो हमें डॉलर भेज रहे होते हैं, वहां से आ रहे होते हैं। किसी भी मुल्क के पास डॉलर या जो फॉरेन रिजर्व है वो आने के दो रास्ते हैं। नंबर वन, एक्सपोर्ट बढ़ाए अपनी, बाहर कुछ बेचेंगे तो बदले में हमें पैसे आएंगे ना, डॉलर है, डॉलर में होती है सारी ट्रेड दुनिया के साथ। दूसरा आगे जो फॉरेन हमारे रिमिटेंस हैं, जो हमारे बाहर भाई हैं, जो वो हमें जो पैसा भेज रहे होते हैं पाकिस्तान, वो डॉलर की शक्ल में होता है। तो दो ही रिसोर्सेज होते हैं किसी भी मुल्क के पास उसकी इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए। पैसा फिर हम ये डॉलर खरीद खर्च कहां करें? हमें तेल चाहिए, हमारे पास तेल है ही नहीं। तेल हमें डॉलर में मिलता है, अभी बताता हूं कैसे मिलता है। तो वहां हमने लगानी है, उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं, जरूरत की चीजें हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं, उनके लिए हमें डॉलर चाहिए होते हैं। तो टोटल जो हमारा मामलात है वर्ल्ड बैंक ने अपने पास रखे हुए, आईएमएफ ने रखे। सवाल बनता है आईएमएफ कब पैसे देते हैं? इमरजेंसी रिलीफ के लिए, जब किसी मुल्क की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही हो, उसे फौरन रिलीफ चाहिए, तो हम 1 अरब डॉलर 2 अरब डॉलर आईएमएफ दे देता है। उस पर इतना सारा सूद लगाता है, टैक्स लगाता है, और साथ में कंडीशन भी बताता है अपनी, डायरेक्शन भी तो देगा ना कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इनकी पेंशन खत्म कर दो। हम कहते हैं हजूर आप हुक्म करें, हम कर देंगे, हमें पैसे दे दे बस। ये जो है वो कहते हैं जिनके ऊपर टैक्स लगा दे, इतना बढ़ा दे आवाम के ऊपर, करना पड़ता है, वरना वो कहते हैं पैसे नहीं देता। वो देखता है ना, रिकवरी भी तो उसने करनी है हमसे, तो रिकवरी के लिए वो प्लान देता है। अब जब गवर्नमेंट के पास और कोई रास्ता नहीं होता, वो आवाम पे बोझ डाल देती है। इस तरह से मामला चल रहे होते हैं। खैर हम आगे चलते हैं। अब ये दोनों बन गए इधारे, इनके हेडक्वार्टर पूछता है किधर है? ये अमेरिका ने बनाए हैं ये दोनों इधारे, तो उसके ऑफिस क्या वो पाकिस्तान में बनाएगा? तो अपने मुल्क में बनाएगा, वो सऊदी अरब में थोड़ी बनाएगा आके। ये चलो जी मक्का मदीना है, यहाँ जो है ना मैं क्या करता हूँ जी, इनके हेड ऑफिस बना देता हूँ। इन दोनों के जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में उसने अपने घर में रखे हैं। इसके हेडक्वार्टर पूछता है कब बने, हेडक्वार्टर इसका किधर है? आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का, दोनों तो अमेरिका ने अपने घर में रखे हुए हैं दोनों के, इसके जो वो है क्या कहते हैं हेडक्वार्टर है। ठीक हो गया, ये बन गए। आपको पता है इन्होंने पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है इस वक्त। उसके बाद जो सबसे बड़ा उसने काम किया, एफडी रोजवेल्ट ने, वो यही नहीं रुका, इसे मैं रेज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उसने जो है ना, उसने डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी बना दिया। उसने पूरी दुनिया को, यूरोप तो वैसे उनके कब्जे में, मतलब उनके उसके प्लान में आ चुका था। यूरोप की इकोनॉमी खड़ी होनी थी, बरतानिया कमजोर हो गया था। बरतानिया को एक तो उसने कहा कि निकलो, ये जो कॉलोनियों पर कब्जा करके बैठे हुए दुनिया में, यहाँ से बाहर निकलो। तो समझते ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान हमने आजाद करवाया। ठीक है, ये बात किसी हद तक ठीक है, हमने स्ट्रगल की हिंदुस्तानियों ने। तो उसमें एक फैक्टर अमेरिका भी था, अमेरिका ने आजाद करवाया बेसिकली हमें। अमेरिका धमकियां लगा रहा है बरतानिया को कि आज के बाद दुनिया का चौधरी आप नहीं हो बल्कि मैं हूं, मैं जैसे चाहूंगा दुनिया वैसे चलेगी। तो अमेरिका की पॉलिसी नहीं था किसी मुल्क को कॉलोनी बनाना। उसने बरतानिया को कहा जितने जितने मुल्क में कब्जा किया हुआ निकलो यहां से। आप देखें बरतानिया जो निकला 54 मुल्कों से, वो कौन से सालों में निकला? 45 के बाद 47, 48, 50, 55, 52, इन्हीं दौरान सारे मुल्कों को छोड़ के भाग रहे हैं बरतानिया। क्यों? अमेरिका की शर्त थी पैसे उस वक्त मिलेंगे जब ये सारी कॉलोनी आप खत्म करोगे। तो इस दौर में हिंदुस्तान पाकिस्तान भी उसी वक्त आजाद हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपका
जो मलेशिया मलेशिया तो खैर बाद में हुआ, ये जो आपका इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया खैर वो तो नीदरलैंड था। मलेशिया आपका 57 में जाके आजाद हो रहा है। इस तरह से आपका इजिप्ट देखें, आपके जो बाकी मुल्क हैं, आपका जो है ना ये देखें, जॉर्डन देखें 40 में आजाद हो रहा है बरतानिया से। इसी तरह से ये सारे मुल्क जो है ना मैक्सिमम इसी दौर में हुए हैं 45 के बाद। पहले भी कुछ हो चुके थे, मैक्सिमम इसी दौर में हुए हैं। क्यों? दुनिया का चौधरी तब्दील हो गया। ठीक हो गया। अब इसने क्या किया? अब उससे पहले जो करेंसी का स्टैंडर्ड था ना, वो था क्या? गोल्ड था। जिसके पास जितना गोल्ड होगा उसकी करेंसी उतनी स्ट्रांग होगी, उतनी मजबूत होगी, उतनी ज्यादा बेहतर उसकी परफॉर्मेंस होगी उस कंट्री की। या पाउंड चल रहा था बहुत सारे मुल्कों में, क्योंकि बरतानिया सुपर पावर था। बरतानिया लीड कर रहा था वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले। 40 में आजाद हो रहा है बरतानिया से। इसी तरह से ये सारे मुल्क जो है ना मैक्सिमम इसी दौर में हुए हैं 45 के बाद। पहले भी कुछ हो चुके थे, मैक्सिमम इसी दौर में हुए हैं। क्यों? दुनिया का चौधरी तब्दील हो गया। ठीक हो गया। अब इसने क्या किया? अब उससे पहले जो करेंसी का स्टैंडर्ड था ना, वो था क्या? गोल्ड था। जिसके पास जितना गोल्ड होगा उसकी करेंसी उतनी स्ट्रांग होगी, उतनी मजबूत होगी, उतनी ज्यादा बेहतर उसकी परफॉर्मेंस होगी उस कंट्री की। या पाउंड चल रहा था बहुत सारे मुल्कों में, क्योंकि बरतानिया सुपर पावर था। बरतानिया लीड कर रहा था वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले। अमेरिका उसके पैरेलल आ गया था वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद। लेकिन आपको बताया कि बरतानिया की सरजमीन पे सूरज नहीं गरूब होता था, पूरी दुनिया पर तो कब्जा था। 56 मुल्क आजाद हो चुके हैं इस वक्त जो कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं बरतानिया से। ठीक हो गया। अमेरिका खुद उनके अंडर था एक टाइम, मैंने आपको पढ़ाया सारा। खैर, तो इसने क्या कहा जी? इसने कहा कि जो करेंसी का स्टैंडर्ड है ना, अब गोल्ड नहीं होगा। पूरी दुनिया को कहा कि गोल्ड मुझे जमा करो, अमेरिका को, उसके बदले में मैं आपको डॉलर बना के दे रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं आपको? डॉलर दे रहा हूं। और डॉलर लेके जाएं, पूरी दुनिया में जो चीज आपने खरीदनी है हमारा डॉलर चलेगा उसमें। और उसके लिए इसने मुआहदा किया सऊदी अरब से। सऊदी अरब और ये जो गल्फ कंट्रीज थे, इन्हें कहा कि आप जो तेल बेचोगे ये आप डॉलर में बेचो। आपने जो तेल बेचना है वो डॉलर में बेचना है। अब तेल सबकी जरूरत है। अब तेल जब उसने डॉलर में बेचना है तो डॉलर की भी सबको जरूरत है। तो डॉलर की जरूरत है तो अमेरिका के पास जाना पड़ेगा, अपना गोल्ड जमा करवाना पड़ेगा, उससे डॉलर लेने पड़ेंगे। ये पूरा चक्कर था जो इन्होंने जाल था जिसे बिछाया। अब पूरी दुनिया का सोना अमेरिका के पास। पूरी दुनिया में जितना सोना है ना, अगर उसके 4 हिस्से कर लिए जाए तो 3 हिस्से अमेरिका के पास है। 3 हिस्से उसके अमेरिका के पास है। उसके बदले में वो डॉलर दे रहा है। पूरी दुनिया में उसने डॉलर का जाल बिछा दिया और मुआहदे
कर लिए, कंट्रीज को मजबूर कर दिया कि वो करेंसी जो ट्रेड करेंगे वो डॉलर में करेंगे। आज डॉलर हमारे पास अगर नहीं है तो हम तेल भी नहीं खरीद सकते, हम एक पेंसिल भी बाहर से नहीं मंगवा सकते। इस तरह से उसने जकड़ा पूरी दुनिया को। ये सारा प्लान कौन दे रहा था? एफडी रोजवेल्ट दे रहा था। इसने इस तरह से अजीम बनाया अमेरिका को। पॉलिसियां देखें उनकी, किस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया। अब डॉलर को हम खत्म भी करना चाहें तो हमें अगले 100 साल लगेंगे, क्योंकि किसी बंदे ने आगे चैलेंज नहीं किया था आज तक डॉलर को। अब आके चाइना कर रहा है। चाइना कहता है डॉलर क्यों, अपनी करेंसी क्यों नहीं है? अब वो गल्फ कंट्री गया हुआ था प्रेसिडेंट शी, मेरे ख्याल साल 1.5 साल पहले सऊदी अरब गया हुआ था, आपने सुना होगा न्यूज में। वो इसीलिए गया था कि भाई ये जो तुम तेल बेच रहे हो डॉलर में, तुम डॉलर में क्यों बेच रहे हो? तुम युआन में बेचो, तुम अपनी करेंसी में बेचो, दुनिया को नहीं बेचते, कम से कम हमें तो बेचो। वो बेसिकली कायल कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो गल्फ कंट्रीज है जिनके पास तेल है वो यूएसए से निकल के चाइना की तरफ जा रहे हैं, और शायद चाइना एक दिन कामयाब हो जाए इसमें। वो चाइना जो प्रोडक्शन है उसके हवाले से जो पॉलिसियां हैं, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लिए उसने उसने पूरा फिर 100 साल का प्लान किया प्रेसिडेंट शी ने। उसका रिजल्ट शायद 50 साल के बाद निकले, शायद 100 साल के बाद निकले, शायद कामयाब हो जाए इसमें। अमेरिका भी तो अपनी सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करेगा ना। ये तो नहीं है कि अमेरिका बैठ के देखता रहेगा अच्छा डॉलर खत्म हो रहा है बैठा हुआ है सुकून से, ऐसे थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ तो करेगा अमेरिका भी। खैर, अब आपको एफडी रोजवेल्ट की इंपॉर्टेंस की समझ आई कि किस तरह से इसने अमेरिका को अजीम बनाया। अगर ये ना होता तो अमेरिका अजीम हो सकता था? आईएमएफ इसने बनवाया, इसने पूरा कंट्रोल किया, जो है ना यूएनओ आपके सामने इस वक्त लीड कर रही है। ये चंद एक चीजें मैंने बताई आपको जो दुनिया पे जिनका इंपैक्ट हुआ। इसने अमेरिका के लिए कितना कुछ किया होगा अंदाजा लगाए। फिर वो जो इसने पैसा खर्च किया था अपनी कौम पे, उसका रिजल्ट भी आना शुरू हो गया था। इस तरह से इसने एक मुर्दा जो अमेरिका था उसमें जान डाल दी और उसे दुनिया की सुपर पावर बना दिया। ठीक हो गया। तो ये था जी एफ रोजवेल्ट के बारे में। 12 अप्रैल 1945 को अपनी मौत मर गया, पॉलिसियां बना चुका था, एक शक्ल दे चुका था, वो आगे चली, और उसके बाद फिर उसका रिजल्ट भी आना शुरू हुआ। ठीक हो गया। इसके बाद हैरी ट्रूमैन आ गया था। हैरी ट्रूमैन ने वो एटम बम गिराने का फैसला किया था। तो इसके बाद फिर कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो टेन्योर शुरू होगा वो कोल्ड वॉर का दौर शुरू होगा। रोक दे ही मेरे ख्याल से कोल्ड वॉर से नेक्स्ट जो है ना घंटा 1.5 घंटे की क्लास बनेगी, तकरीबन 1.5 घंटे की। वो मुकम्मल वैसे नहीं होगा, फिर चलें गपशप कर लेते हैं आज। कल इससे नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है ना वो कल आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, ताकि सोमवार को जब हम आए तो हम नया एक कॉन्टिनेंट शुरू करें, और इससे हमारी जान छूट जाए, अमेरिका से हमारी जान भी छूट जाए। ये कल आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। मैं लाइव तो नहीं दे सकूंगा क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है आप लोगों का, तो मैंने भी घर जाना होता है, तो इसीलिए जो है ना आपकी लाइव क्लास कल नहीं होगी। वैसे आपके आगे सैटरडे संडे ऑफ होगा, संडे को आपका टेस्ट होगा जो पूरे वीक में पढ़ेंगे। तो ये हिस्ट्री खत्म हो रही है यूएसए की, तो एक लेक्चर रहता है 45 से ऑनवर्ड जो है, तो उसमें आपका कोल्ड वार का दौर जो है सारे का सारा, जिसमें कोरियन वार है, जिसमें U2 इंसिडेंट है, जिसमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, जिसमें वियतनाम वार है, अफगान वार है। ठीक है, अफगानिस्तान में जो रशिया आया था और ये सारी जंग हुई थी अमेरिका की, वो है। उसके बाद ईरान में इनकलाब है। फिर जो है ना जी ये आपका ये क्या कहते हैं 9/11 हुआ यूएसए में। उसके बाद फिर अब ओबामा का दौर, फिर उसके बाद ओबामा के बाद ट्रंप का पहला दौर था, फिर बाइडेन का दौर था, फिर ये ट्रंप का दौर है। इसमें इनके पार्लियामेंट को भी डिस्कस करना है। ठीक है, ये सारा जो है ना इसके बाद वाला जो लेक्चर है उसमें कवर होगा। तो आज फिर इसी को ये रोक देते हैं, काफी है मेरे ख्याल से। इसमें बहुत सारे इवेंट हमने छोटे छोटे डिस्कस किए हैं, तो इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसी तरह से स्टोरी में करेंगे तो याद रह जाएगा। थोड़ा सा मैं मसाला लगा रहा होता हूँ ताकि आप जो है ना उस चीजें थोड़ी सी आपके माइंड में बैठ जाएं और आपको याद हो जाए। तो क्लास सेंड करते हैं, फिर जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जिन्होंने बैठना है सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।
अल्लाह, सिविल वार और कोल्ड वार नहीं, दोनों में फर्क है। सिविल वार होता है एक ही अवाम के आपस में जंग, पाकिस्तान के अवाम अगर आपस में लड़ पड़े तो ये सिविल वार है। कोल्ड वार में ये होता है कि डायरेक्टली जो, मतलब कोल्ड वार देखें, कोल्ड वार शुरू हुई थी यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान में, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं लड़ रहे थे, दूसरे मुल्कों के अंदर वो लड़ रहे थे। बात समझ आ रही आपको? एक प्रॉक्सी वार टाइप मतलब वार होती है ये। अच्छा, तो अब्दुल गफ्फार साहब ने पूछा पेंटागन क्या है। पेंटागन बेटा उनके बेसिकली मिलिट्री की एक बेस है, हेडक्वार्टर है। जिस तरह हमारा जीएचक्यू है ना पिंडी में, वैसे ही जो है ना उनका पेंटागन है। पेंटागन बेसिकली हस्त पहलू, ये इस तरह की बिल्डिंग है जिसके जो है ना, पेंटा पेंटा 5 को कहते हैं ना,